हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं पाइथन को फाइनेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे इसके बारे में सीरीज़ के कुछ वीडियोस बनाऊंगा। उस वीडियोस में बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एडवांस लेवल पे हम काम करेंगे। मेनली इसमें कवर करने का जो टॉपिक है वो पाइथन है। पाइथन का एग्जीक्यूशन हम किस तरीके से फाइनेंस वर्ल्ड में कर सकते हैं इसलिए है। तो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद में आपके सिस्टम में दूसरा भी एक सेटअप इंस्टॉल होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं जुपिटर लैब। ठीक है, तो आप इस जुपिटर लैब पर जाइए, ये लिंक ओपन होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए जो लिखा है इंस्टॉल जुपिटर लैब, आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको एक कमांड मिलेगी PIP की। इस PIP की कमांड को आपको अपने टर्मिनल पे CMD यहाँ पर आपको ये कमांड रन करना है, तो ये जुपिटर लैब जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। आप इस तरीके से कमांड को रन करेंगे, आपके सिस्टम में जुपिटर लैब इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं जूम करके चलता हूँ कि आपके सिस्टम में जुपिटर लैब इंस्टॉल हो चुका है, तो जुपिटर डैश लैब करके एंटर करिएगा तो ये लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद ये देखिए, ये इस तरीके से एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। इसमें बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट भी काम करती है, इसलिए इतना इंटरेक्टिव दिखता है। इसमें वर्किंग करना बहुत इजी होता है और मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसी पे ही काम करते हैं। तो ये मैंने आज एक नोटबुक बनाई है, इस नोटबुक का ही पूरा स्टडी हम करेंगे और इस नोटबुक की स्टडी में हम ये पाएंगे कि किस तरीके से हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे या बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चूँकि ये पहला एपिसोड है, आने वाले इस एपिसोड्स में हम और एडवांस लेवल पे काम करेंगे। तो ये नोटबुक मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब आपका ये जुपिटर लैब स्टार्ट हो चुका है। अब जुपिटर लैब स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ ये पर्टिकुलर लाइब्रेरीज़ हैं जो इंस्टॉल करनी होंगी, तो मैं इनको अभी अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये लाइब्रेरीज़ जो है PIP इंस्टॉल, पेंडास, numpy, मैटप्लॉटलिब और NSCPy। NSCPy क्या है? NSCPy एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिसमें हमें इंडियन स्टॉक मार्केट का डेटा प्रोवाइड होता है। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन होता है और फिर हम डेटा को फैच कर सकते हैं। इसमें स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, हम बहुत सारा डेटा इसमें फैच कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों लाइब्रेरी अब मैं मानता हूँ कि आपने इंस्टॉल कर ली हैं। तो अब मैं कोड बाय कोड आपको समझाता चलूँगा। सबसे पहले ये जो पहला फ़ॉन्ट है इसे मैं कर लेता हूँ। तो ये मैंने रन किया, चूँकि मेरे में ऑलरेडी सभी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं तो मुझे फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इस वाले सेक्शन को कमेंट में कर दिया। ये मेरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई हैं। अब उसके बाद मैं डेटा को फैच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं SBIN का डेटा फैच कर रहा हूँ 20 दिसंबर 2015 से लेकर 3 मई 2021 तक का डेटा मैं फैच कर रहा हूँ SBIN का। तो ये मैंने रन किया। अभी डेटा फैच होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जब तक यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन बना हुआ है इसका मतलब टर्मिनल बिजी है। ये डेटा फैच हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट सिंपल रिटर्न कर रहा हूँ। सिंपल रिटर्न करने का जो कोड है यहाँ मैंने लिख दिया है, रन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा डेटा फैच हो गया और यहाँ पे ये सिंपल रिटर्न का कॉलम भी आ गया है, क्योंकि डेटा फ्रेम में मैंने सिंपल रिटर्न का कॉलम ऐड किया हुआ था इसलिए। अब इस रिटर्न के बेस पे ही हम काम करेंगे। अब मैं इसका चार्ट प्लॉट कर रहा हूँ, ये सिंपल रिटर्न दिखता कैसा है। ये देखिए, ये सिंपल रिटर्न में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पर है 2018 के आसपास में। ठीक है, उसके बाद हम एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। ये होगा मीन जो है इस पूरे रिटर्न का जो मीन वैल्यू होगा वो बताएगा एवरेज रिटर्न को। अब मैं टोटल वर्किंग डेज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ 365 डेज़ होते हैं, बट 365 डेज़ मार्केट चालू नहीं होता है। अप्रॉक्स में देखें तो वो 265 दिन या 250 दिन के आसपास चालू होता है, इसलिए मैं 250 डेज़ का कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। उस वैल्यू को मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ ताकि वो मुझे एग्जैक्ट शो करेगा। तो ये 15.17% का रिटर्न मुझे शो कर रहा है। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पर रिटर्न परसेंट का साइन भी कर सकता हूँ, ये देखिए। उसके बाद मैं लॉग रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ। लॉग रिटर्न हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी सिंगल स्टॉक पे काम कर रहे होते हैं। मल्टीपल स्टॉक्स में काम करने के लिए हमें यूजुअली सिंपल रिटर्न की ज़रूरत होती है।
तो इसका मैं लॉग रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ। ये मुझे लॉग रिटर्न आ गया। लॉग रिटर्न के लिए एक नया कॉलम बन गया है, यहाँ पे सिंपल रिटर्न की वैल्यू और साथ में लॉग रिटर्न की वैल्यू है। अब लॉग रिटर्न को भी मैं प्लॉट पे देख लेता हूँ कि ये दिखता कैसा है। ये सेम है, इसमें भी वोलेटिलिटी है, इसमें भी वोलेटिलिटी है, दोनों ही अप्रॉक्स होते हैं। उसके बाद इसका मैं लॉग रिटर्न का मीन रिटर्न कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो भी 250 डेज़ के अकॉर्डिंग। तो ये इसका आ गया, इसको भी मैं परसेंट पे लिख लेता हूँ। अगर आप किसी सेल को रन करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट और एंटर साथ में प्रेस करेंगे तो सेल रन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये मुझे रिटर्न पता चल गया है। मतलब मैं अभी क्या करता हूँ, पूरा का पूरा डेटा मैं लेता, लेकिन डेटा को मैं यूजुअली ऐसे ले भी नहीं सकता हूँ। फिर मुझे याहू में जाना पड़ता है। याहू में जाने के बाद मैं हिस्टोरिकल डेटा सेलेक्ट करता और इतने साल का मैं डेटा डाउनलोड करता, फिर एक्सेल शीट ओपन करता, फिर उस पर मैं रिटर्न कैलकुलेट करता। इस तरीके से एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन पाइथन के थ्रू हम इस काम को बहुत ईजिली कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, डेटा साइंटिस्ट इसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम वेट यूज़ कर रहे हैं, सॉरी वेट नहीं, हम स्टॉक की लिस्ट है। अब हम मल्टीपल स्टॉक्स पे काम करेंगे, मतलब हमारा एक पोर्टफोलियो होगा। मैं अज्यूम करके चलता हूँ, यहाँ पे मेरे 5 स्टॉक हैं। आप कोई भी स्टॉक ले सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने लिस्ट इसकी बना ली, लिस्ट को रन करता हूँ। लिस्ट के बाद मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। इस डेटा फ्रेम में डेटा होगा 1 मई 2015 से लेकर 1 मई 2021 तक का डेटा होगा। क्लोज डेटा मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल और केवल क्लोज का डेटा वैल्यू चाहिए। अभी मुझे ओपन हाई का वैल्यू नहीं चाहिए। इसको मैं लूप पे रख रहा हूँ ताकि ये जो पूरे स्टॉक्स की वैल्यू है इस माई डेटा फ्रेम में आ जाए। मैं इसको रन करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि 5 स्टॉक का डेटा डाउनलोड कर रहा है API के थ्रू। NSE-PI एक लाइब्रेरी है, ये देखिए। आप चाहें तो इसका डॉक्यूमेंटेशन विजिट कर सकते हैं गूगल में, NSE-PI सर्च करके। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, देखिए इसमें बहुत अच्छा डेटा मिलता है। अब ये हमारा, ये देखिए डमरू जब तक बना हुआ है तब तो इसका मतलब ये यहाँ एस्टेरिक साइन है, यहाँ डमरू है। इसका मतलब ये है कि अभी ये बिज़ी है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। मुझे अपना डेटा देखना है, ये मैंने रन किया। आप देखेंगे एक डेटा फ्रेम रेडी हुआ जिसका इंडेक्स जो है, इंडेक्स कॉलम डेट है और ये टाइम सीरीज डेटा होगा। डेट डाबर, ACC, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, इसका मेरे पास डेटा है। अब डेटा की इन्फो मैं ले लेता हूँ। इसके लिए mydata.info में करूँगा तो मुझे यहाँ डेटा मिल गया। 5 कॉलम है, टोटल 1485 एंट्रीज़ हैं डेट के साथ में। फ्लोट 65, मेमोरी जो यूज़ कर रहा है 69.6 प्लस KB। ये इन्फो से हमें जानकारी मिल गई। अब हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब में मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे काउंट मिल गया, टोटल काउंट क्या है, इसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सभी चीज़ें प्राइस की हैं। अभी हमने इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का रिटर्न, लॉग रिटर्न या सिंपल रिटर्न कैलकुलेट नहीं किया है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं माई डेटा फ्रेम की डिस्क्राइब वैल्यू हैं जो कि प्राइस की हैं, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, ये प्राइस के वैल्यू हैं। अभी हमने इस डेटा फ्रेम का लॉग रिटर्न और सिंपल रिटर्न कैलकुलेट नहीं किया, वो आगे आने वाले सेशन में करेंगे। सॉरी, आगे चल के मैं कर रहा हूँ इसको। तो ये डिस्क्राइब कर लिया। डिस्क्राइब में मुझे पर्टिकुलर, अब सोचिए कि ये जो मैंने सिंपली एक सिंपल कमांड चलाया, अगर मैं एक्सेल में जाता तो यही सेम कमांड मैं चला नहीं पाता। उसके लिए मुझे 10 प्रकार से मिनी मैक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन निकालना होता। ये क्वार्टाइल्स भी दे रहा है, 25%, 50%, 75%, मैक्स वैल्यू बता रहा है, मिनिमम वैल्यू बता रहा। तो इस तरीके से पाइथन इतनी ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। अब उसके बाद हम डेटा को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। नॉर्मलाइज़ करने का मतलब ये है कि सभी डेटा को हम 100 के बेस से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में काम आता। अब देखिए नॉर्मलाइज़ करने का फंडा ये है कि पूरा डेटा जितने भी सबकी स्टार्टिंग 100 से हो रही है, 100 के बाद ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं और यहाँ से इनकी एक वैल्यू चलती जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे टाटा स्टील का जो साइन है रेड, टाटा स्टील ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, बट देखेंगे तो इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई है। यहाँ से देखिए ये इतना चढ़ा, उसके बाद ये फिर गिरा, तो अल्टीमेटली इसमें वोलेटाइल रहा है। स्टेबल स्टॉक में मुझे लगता है ये ब्लू वाला जो है ये ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। अभी नंबर्स में मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट चार्ट में जो मुझे दिख रहा है ब्लू वाला वो है डाबर ने सबसे स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न दिया। इसमें वोलेटिलिटी कम है और ये सीधा चला है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉक देते हैं। अब हम इसका सभी जितने भी डेटा फ्रेम में जितने स्टॉक्स हैं इन सब का हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो ये रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ये मुझे रिटर्न की वैल्यू आ गई। अब रिटर्न की वैल्यू क्या आई है, सेम डेटा फ्रेम में मुझे एक रिटर्न्स नाम का एक डेटा फ्रेम बना है, उस डेटा फ्रेम में रिटर्न की वैल्यू आई है। पर डे का रिटर्न कैलकुलेशन है इसमें पूरा सीरीज़ के साथ में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास रिटर्न आ गया, साथ में स्टॉक की प्राइजेज़ हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मुझे रिटर्न पता चल गया तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस
5 स्टॉक को मिलाकर एक पोर्टफोलियो बनाऊं और उस पोर्टफोलियो से मैं अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू चेक करूं। तो मुझे अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू चेक करनी है तो मुझे वेट पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक का कितना % कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। तो अभी फॉर एग्जांपल वेट के लिए मैंने सभी पे 20-20% का वेट दे दिया है, इसलिए 5 स्टॉक हैं। 100% वेट होता है एक पोर्टफोलियो का, 5 स्टॉक पर डिवाइड कर दिया मैंने उसको, तो वो 20-20% डिवाइड हो गया। तो ये मैं वेट इसका वेट नंबर 1। अब मैं इसका पोर्टफोलियो का वेट चेक कर रहा हूँ। वेट तो हो गया, अब मैं इसका रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूँ, एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न मीन है और मीन के साथ मैंने 250 डेज़ का रिटर्न कैलकुलेट किया। आप चाहें तो अपनी इच्छा से 250 को हटा के नॉर्मल 365 डेज़ का कर सकते हैं, जितने भी वर्किंग डेज़ होंगे। मैं 250 का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक अज्यूम करके चलता हूँ कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में काम करूँगा 1 साल में तो मुझे 250 दिन ही काम करने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि उतने दिन ही अप्रॉक्स में, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्स में 250 दिन होते हैं काम करने के। तो इसलिए ये 250 से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने पोर्टफोलियो 1 का अब एनुअल रिटर्न कैलकुलेट किया है। पोर्टफोलियो 1 का एनुअल रिटर्न जो है 16%, 16.5% के आसपास का रिटर्न आया है। अब मैं पोर्टफोलियो 2 बना रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, पहले वेट जो था 20-20% का दिया। इस बार वेट को मैंने रैंडमली चूज़ किया, तो मैंने 10%, 20%, 5%, 30%, 35% ऐसे करके वेट रख दिया पर्टिकुलर स्टॉक्स का। अब इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखिए इसका रिटर्न अब बढ़ के आ रहा है 24%, मतलब 24.25% के आसपास का रिटर्न बढ़कर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम पोर्टफोलियो मतलब कि स्टॉक्स का वेटेज घटाकर या बढ़ाकर पोर्टफोलियो के रिटर्न को हम बढ़ा सकते हैं और रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आज का जो ये नोटबुक था, इस नोटबुक में मैंने आपको यही बेसिक नॉलेज दिया है। आने वाले सेशंस में और भी आपको एडवांस नॉलेज दूंगा, जैसे पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके स्टैट्स मॉडल्स कैसे होते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें। मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक चीज़ और, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। आप केवल इसको सीखें, लेकिन कभी भी आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से करें। बट कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक समझदार इंसान जो इस चीज़ों के बारे में जानता है उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर घर में बात करके बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है। अगर इंसान बिना नॉलेज के काम करता है तो एट लास्ट वो मास डिस्ट्रक्शन ही होता है वेल्थ का, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इफ़ सपोज़ आप एक CFA या FRM या FPM जो भी है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको यहाँ पे दिया, आप पुस्तक उठा लेंगे, श्वेजर पढ़ लेंगे या वाइली पढ़ लेंगे, आप जो भी पुस्तक पढ़ेंगे उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। मैक्स टू मैक्स आप उस डेटा को उठा के एक्सेल पे फीड करोगे और आप क्या करोगे, उससे रिटर्न निकालोगे। बट जो पाइथन मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, ये आने वाले समय पे अगर सपोज़ आप CFA या बड़े एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जाकर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हो, तो आपको एक्चुअल में इस डेटा फ्रेम में काम करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको करके बताया। तो एक्चुअल वर्ल्ड में जो काम होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। बाकी जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या खुद को सेल्फ डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम नॉर्मली चीज़ों को विज़िट करके या थ्योरेटिकल ज्ञान लेने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। थ्योरेटिकल ज्ञान ज़रूरी है, वो हमारे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, बट एक्चुअलिटी में जब आप इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यहाँ पर मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आने वाली वीडियोज़ में मैं यही नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।